हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ा रहा था SS 700 से 799 की सीरीज। SS 700 में क्लीन रिपोर्ट थी जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। SS 705 क्वालिफाइड या मॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में कहता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। आज हम दो ऐसे पढ़ेंगे, SS 701 और 706 की ऑडिट मैटर और मामले का महत्व पैराग्राफ, इओम और ओम। तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SS 706। SS 706 का नाम ही क्या है? एम्फेसिस ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ये इस ऐसे का नाम है। और ये ऑडिटर की ऐसी मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ये एक ऑडिटर की ऐसी मॉडिफाइड रिपोर्ट है जिसमें अंकेक्षक का निर्णय प्रभावित नहीं होता, है। अर्थात ओपिनियन कैसी देगा ऑडिटर? बताओ, ओपिनियन कैसी देगा? चलो ऑप्शन देते हैं आपको। पहला ऑप्शन क्लीन ओपिनियन, दूसरा ऑप्शन क्वालिफाइड, तीसरा एडवर्स और चौथा डीओपी। बताओ ईओम ओम में ऑडिटर ओपिनियन कैसी देगा? ओपिनियन कैसी देगा? क्लीन। और रिपोर्ट क्या है? मॉडिफाइड। तो सर एक बात बताओ, जब ओपिनियन में कोई गड़बड़ नहीं है, आप कह रहे हो कि राय स्वच्छ राय है, तो फिर रिपोर्ट मर्यादित कैसी हुई, संशोधित कैसी हुई? कोई बताएगा आप में से? बताओ, हम इस रिपोर्ट को मॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों कह रहे हैं, जबकि राय पे तो कोई फर्क ही नहीं है? बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लीन रिपोर्ट किसको कहते हैं? जिसमें ओपिनियन क्या हो? क्लीन हो, और साथ ही रिपोर्ट में आने वाले कंटेंट, टोटल कितने कंटेंट हैं? 13, वो 13 ही हो। अगर 13 के अलावा आपने एक भी पैराग्राफ एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो वो रिपोर्ट कैसी हो जाएगी? मॉडिफाइड। समझ में आ गया? या उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी तो रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। तो जो SS 705 पढ़ा था, जिसमें ऑडिटर की ओपिनियन ही क्या हो रही थी? चेंज। तो वहां पे वर्डिंग चेंज हो रही थी, क्योंकि क्लीन ओपिनियन में आप वर्डिंग क्या देते हो? इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। जबकि क्वालिफाइड में क्या देते हो आप? ट्रू एंड फेयर सब्जेक्ट टू। तो चेंज कर दी लैंग्वेज। एडवर्स में क्या देते हो आप? नॉट ट्रू एंड फेयर। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या देते हो आप? आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन। तो वहां लैंग्वेज चेंज हो रही है, इसलिए रिपोर्ट मॉडिफाइड और ओपिनियन भी मॉडिफाइड। यहां पर लैंग्वेज कोई चेंज नहीं हो रही है। यहां ऑडिटर क्या कह रहे हैं? इन माई ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन आप रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ जोड़ रहे हो। 13 की जगह कितने हो गए? 14 हो गई। याद है 13 पॉइंट्स? याद है? ऑडिट रिपोर्ट में आने वाले कंटेंट। चलो सबसे पहले बताओ क्या आएगा? सबसे पहले शीर्षक यानी टाइटल। टाइटल क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके बाद क्या आएगा? एड्रेसी, परिस्थिति, कि हम किसको रिपोर्ट दे रहे। उसके बाद क्या आएगा? ओपिनियन पैराग्राफ, जिसमें ऑडिटर अपनी राय व्यक्त करेगा। उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन, किस राय का आधार क्या था। उसके बाद गोइंग कंसर्न, पर गोइंग कंसर्न तभी आता है जब ऑडिटर को उस पर डाउट होता है। मान लीजिए ऑडिटर कहीं ऑडिट कर रहा है, उसको गड़बड़ घोटाले मिले, लेकिन बिजनेस आगे भी चलेगा। गड़बड़ तो है पर बिजनेस आगे भी चलेगा। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? कैसी ओपिनियन दोगे आप? ओपिनियन कैसी दोगे? सिचुएशन को समझो। आप कहीं पर ऑडिट करने गए, आपको वहां पे गड़बड़ घोटाले मिले,
और वो गड़बड़ घोटाले से छोटे मोटे नहीं थे, मटेरियल थे, लेकिन वो गड़बड़ घोटाले बिजनेस के गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट नहीं करते कि साहब ये बिजनेस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, इस पे कोई डाउट क्रिएट नहीं करते। तो बताओ आपके ओपिनियन कैसी देंगे आप? चलो क्लीन देंगे या मॉडिफाइड? मॉडिफाइड देंगे। मॉडिफाइड में कैसी देंगे? क्वालिफाइड, एडवर्स या डीओपी? क्वालिफाइड देंगे, क्योंकि कुछ एक गड़बड़ है तो वो लिख दो। क्या गोइंग कंसर्न खतरे में? भाई गड़बड़ी तो है, व्यापार तो चलेगा। तो गोइंग कंसर्न का पॉइंट रिपोर्ट में कब लिखते हैं अपन? जब हमें ये डाउट है कि साहब ये बिजनेस अगले साल नहीं चलेगा, ये तो बंद होएगा, तो ही गोइंग कंसर्न के बारे में लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? फिर गोइंग कंसर्न के बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखते हैं अपन? की ऑडिट मैटर। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर उसके बाद में लोकेशन, अगर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो लोकेशन का रेफरेंस दे सकते हो, और उसके बाद अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वही सिग्नेचर, डेट, प्लेस। समझ में आ गया? तो ये 13 पॉइंट थे। इन 13 के अलावा अगर एक चौथा मतलब एक और पॉइंट डाल देते हो आप, या तो ईओम या ओम के नाम से, तो वो रिपोर्ट कैसी हो जाती है? मॉडिफाइड। पर ओपिनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? तो SS 706 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ईओम या ओम। सबसे पहले आप इस ऐसे को समझने से पहले ये जानना चाहोगे कि इस ऐसे का ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऐसे क्यों लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, बताओ। अगर ऐसी क्या बात है कि हम हमारी रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ डालना चाह रहे हैं, इसका मेन इंटेंशन क्या है? अगर आप इंटेंशन समझ गए तो ऐसे समझ में आ गया। बताओ क्या इंटेंशन है, क्या चाहता है सीए अपनी रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ डाल के? चाहता क्या है, क्या सिद्ध करना चाहता है वो? सोचो, क्या करना चाहते हो आप? भाई राय पे तो आप राय पैराग्राफ में लिखते, अगर राय के बारे में कुछ भी आपको चेंज करना था तो वो किस में लिखते? आप ओपिनियन पैराग्राफ दे रखा है आपको, वहां लिखते जो भी लिखना था। ये तो ओपिनियन पैराग्राफ है ही नहीं, ये तो एक पैराग्राफ ही अलग है जिसका नाम क्या रख दिया हमने? ईओम और ओम। यानी कि मेरी राय पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैं ये चाहता हूं कि जो कोई भी मेरी रिपोर्ट पढ़े उसके ध्यान में ये पॉइंट्स आ जाए। ये मुझे इतने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि इस पे यूजर्स का अटेंशन क्या होना चाहिए? ड्रॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ होना चाहिए। अभी देखो कल की बात बताता हूँ, कल जीएसटी डिपार्टमेंट खुले हुए थे, कल छुट्टी नहीं थी राजस्थान में, जीएसटी डिपार्टमेंट खुले हुए थे। मैं केस के सिलसिले में गया तो एक धाकड़ सर करके हैं, आरएएस ऑफिसर हैं और जीएसटी में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही बातचीत हो गई, वो भी फ्री से ही बैठे थे, मैं भी फ्री से ही बैठा था, बातचीत करने लग गए। तो उन्होंने कहा सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने कहा बोलो। तो सब मेरी वाइफ आरएएस की तैयारी कर रही है। तो मैं कहा देखो मेरे सामने कोई भी आता है ना आरएएस की तैयारी कर रही है, आईएएस की, तो मैं कहा इसकी कुंडली किसी अच्छे से पंडित को दिखाओ, इसके जरूर है ना 7.5 की नजर पड़ी है शनि की, क्योंकि आईएएस आरएएस में जो आबाद होने का रेशियो है वो 1% या 2% है, बर्बाद होने का रेशियो 98% है। ना घर का रहता है ना घाट का। मैं कहा क्यों करवा रहे हो आरएएस, हटाओ, जूनियर अकाउंटेंट कराओ। तो देखो मजेदार बात बताता हूँ आपको, और ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने जीएसटी अधिकारी को ये बात कही, बोला हाँ सर ये जूनियर अकाउंटेंट भी पोस्ट तो बढ़िया है। मैंने कहा बढ़िया है, आरएएस के कंपेयर में किस एंगल से कमजोर है ये बताओ। शुरू की 100 पोस्ट छोड़ दो आरएएस की, बाकी तो सब बराबर ही है। और वहां तो इतने सालों तक पापड़ बेलने पड़ेंगे इंटरव्यू, और एक स्टेप पार हो गई, 2 स्टेप। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो इस पार या उस पार, बस या तो नौकरी है आपके पास, नहीं तो नहीं है। और परसेंटेज रेशियो अगर निकालें बर्बाद होने का और आबाद होने का, तो यहाँ ज्यादा है आबाद होने का। तो उसके समझ में आ गई, बोला हाँ सर। अब मैं अपनी वाइफ को समझाता हूँ, आपके पास भेज देता हूँ। मैंने कहा सुनो 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 सुनो, सीटी दिए क्या? बोला नहीं। मैं कह रहने दो,
उसको घर पे बैठे रहने तो बोले ये और नया पंगा आ गया। तो देखो मेरा इंटेंशन क्या था वहां पे, बताओ मेरा इंटेंशन क्या था? क्या मैं विज्ञापन करने गया था? अब विज्ञापन करूं तो जीएसटी अधिकारी के सामने करके क्या करूंगा? वो मेरे थोड़ी स्टूडेंट बनने हैं। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, पर मुझे जो लगा कि भाई ये चीजें यूजर्स के अटेंशन में आनी चाहिए। ये इतनी सी बात मालूम क्यों नहीं होती लोगों को? यूजर्स के अटेंशन में ये बात आनी चाहिए, फिर चाहे वो आपको इंपॉर्टेंट लगे या नहीं, वो आपका लुकआउट है। मुझे लगा था कि भाई ये आपके नॉलेज में डाल दूं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपके नॉलेज में ये बात होनी चाहिए। अब वो होनी चाहिए तो मैं अपनी रिपोर्ट में एक अलग से क्या लिख दूंगा, पैराग्राफ। तो बताओ इसका इंटेंशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन। मेन उद्देश्य क्या है मेरा, बताओ? उपयोगकर्ता के ध्यान को खींचना, उपयोगकर्ता के ध्यान को खींचना या आकर्षित करना। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान जाए, इन पॉइंटों पर ध्यान जाए, बस मेरा इतना सा बेसिक पर्पज, और कोई पर्पज नहीं है। इसलिए हमने ये ऐसे लॉन्च किया, क्या नाम से, ऐसे 706। समझ में आ गया? सर हम ध्यान नहीं दें तो वो तो आपका लुकआउट है ना। हमारा इंटेंशन जो था वो हमने पूरा कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा समझ में? अच्छा एक बात बताओ, मैं रिपोर्ट में लिखूंगा तभी ध्यान जाएगा क्या? बताओ, रिपोर्ट में लिखूंगा तभी ध्यान जाएगा? आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे क्लाइंट है जिसका टर्नओवर कितना था, 5 करोड़, और क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 20 करोड़। बताया था ना, एग्जाम्पल याद है? तो मुझे स्टॉक जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा स्टॉक है, इतना इतना कौन रखता है, बताओ? नहीं समझे क्या? आज मान लीजिए हमारे पास में स्टूडेंट आ रहे हैं 50, मैं नोट्स की बुक बनवा दूं 5,000, तो ये तो बेवकूफी है ना भाई। 50 के 100 समझ में आता है कि क्या पता कोई आ जाए और ले जाए तो कम ना पड़ जाए। 50 के 100 समझ में आते हैं, 50 के 5,000। अरे माल बिक रहा है 5 करोड़ का, रख रखा है कितने का, 5-7 करोड़ का माल रख लो, 15 करोड़ रुपए कहीं और लगाओ, 2 पैसे कमाओ, क्योंकि हर एक चीज की कॉस्ट आती है। बताओ है कि नहीं है? लेकिन मुझे अजीब लगा, मैंने क्लाइंट को कहा तो क्लाइंट ने कहा आपको प्रॉब्लम क्या है साहब, वो बताओ, आपको एविडेंस चाहिए, एविडेंस दे दिए, स्टॉक का भौतिक सत्यापन करा दिया, सारे काम कर दिए अगले ने। बताओ किसी तरह का कोई मिथ्या वर्णन है क्या? बताओ बेटा, मिथ्या वर्णन है क्या? स्टॉक ज्यादा होना मिथ्या वर्णन कब से हो गया? स्टॉक नहीं होना मिथ्या वर्णन है कि सब कागजों में बता रखा है 2 करोड़ का, देखा तो मिला कितने का, 20 लाख का ही, तो वो तो गड़बड़ है। अगला कह रहा है मेरे पास में 20 करोड़ का स्टॉक पड़ा है, 20 करोड़ के एविडेंस दे दिए, 20 करोड़ का स्टॉक गिनवा दिया, इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, तो अगले का सो गए, तो मिथ्या वर्णन है नहीं। मुझे जो साक्ष्य चाहिए थे वो मिल गए। बताओ राय कैसी दूं, राय कैसी दूं? क्लीन दूं कि मॉडिफाइड दूं? बोलो बेटा, पक्का मॉडिफाइड की भी आवाज आ रही है? इधर से आई तो है, आप बोले नहीं, पूछो मैं समझाऊंगा फिर। आप बोले मॉडिफाइड, बताओ क्यों? नहीं नहीं, ये दिमाग से निकाल देना। अगर आप मन मर्जी से रिपोर्ट देने की सोच रहे हो ना, तो आपके क्वेश्चन पक्के गलत होंगे। एक काम करना, एक कंसेप्ट को लेके उस पर अडिग हो जाना, उससे हिलना मत, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कंसेप्ट क्या बताया मैंने आपको? मॉडिफाइड रिपोर्ट देने के आधार कितने बताए? 2 बताए केवल ही। इस पूरे चैप्टर में 2 ही बातें करी मैंने, तीसरी करी ही नहीं है। 2 आधार तो याद है, बोलो कौन कौन से? जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण क्या हो, मिथ्या वर्णन हो, और जब अंकेक्षक को पर्याप्त और उचित साक्ष्य नहीं मिले तो ही रिपोर्ट मर्यादित करते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अब समझ में आ रहा है? क्या यहाँ पे कोई मिथ्या वर्णन है? क्या आपको साक्ष्य नहीं मिले तो फिर आप क्यों बेचैन हो रहे हो? फिर क्यों राय को आप संशोधित कर रहे हो, क्यों मर्यादित कर रहे हो? कुछ बोल रहे हो बेटा?
पूछो, मैं समझाऊंगा आपको। हाँ, ईओम अलग चीज है, मैं राय की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट की नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ भी बच्चे गलती में आ जाते हैं। मैं राय पूछ रहा हूँ, राय कैसी देंगे, रिपोर्ट नहीं, राय। राय कैसी देंगे, क्लीन, क्योंकि आपकी राय तो प्रभावित हो ही नहीं रही ना। राय कहाँ चेंज हो रही है आपकी, सब कुछ सही तो है। आपके मन में कुछ चल रहा है, चल तो रहा है, बताओ। होता है भाई, आप होली पे गए होंगे कि सगाई हो जाएगी, हुई नहीं, तो बेचैनी हो रखी होगी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। चलो कोई नहीं, किसी के मन में कोई डाउट? अब सुनो, आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या ये स्टॉक वित्तीय विवरण में आएगा या नहीं आएगा? कहाँ दिखाते हैं वित्तीय विवरण में? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में दिखाते हैं। तो एक बात बताओ, जब मैंने बैलेंस शीट भी बनाई है, राय भी दे रहा हूं, तो क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा? देख लेंगे अपने आप ही, मैं क्या दिखा रहा हूं अलग से, अपने आप ही देख लेंगे लोग। देखो क्या है, लोग अगर अपने आप ही देख लेते तो क्यों अमिताभ बच्चन को अभियान चलाना पड़ता, 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो। आप बताओ आज के डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो पोलियो से ग्रसित हैं? बहुत रेयर। पहले तो हर कोई व्यक्ति को हैंडीकैप मिलता था, कोई और बोले, बचपन में क्या हो गया था, पोलियो हो गया था। पोलियो को जड़ से खत्म कर दिया उन्होंने, पर उसके लिए 2 बूंद जिंदगी की इतने डायलॉग मारने पड़े, इतना समझाना पड़ा, जबकि सबको मालूम था पर समझना नहीं चाहते थे। तो लोग जो, आपने सुना है आंखों वाले अंधे, कानों वाले बहरे, सुना है नहीं सुना? मैं आपको मेरी बात बताता हूं, ये बात है सन 2010 की। मैंने एक इंस्टीट्यूट किया था, माइंड सेपर। माइंड सेपर नाम से मेरा एक इंस्टीट्यूट था, जैसे बिल्डिंग है ना, ऐसे एक बिल्डिंग में मेरा इंस्टीट्यूट था, माइंड सेपर। सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था मैं, विद्याधर नगर में मेरा इंस्टीट्यूट था। उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में पढ़े हुए आप मेरे से, उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में इंस्टीट्यूट था विद्यासागर, वीएसआई, वहां पढ़ाता था मनीष, माइंड सेपर था मेरा। हम दोनों कॉम्पिटिटर और दोनों दोस्त। हमने इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में आ गया तो वो विद्यासागर में नहीं जाएगा, पर क्लास में आते ही नहीं थे। तो हमने एक लपका खरीदा, सुरेश जी नाम से एक लपका मिला हमको, उसको सीढ़ियों पे बिठा दिया कि जो भी इधर से जाएगा विद्यासागर से तू लपक के ले आएगा। उसका काम इतना ही था। हमने हमारे साथ एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, नरेश टेलर, उनको हायर किया। उसको पढ़ाना नहीं आता था पर लपकना आता था, बातों का धनी। मैं कहा जो भी आए तू लपका ले एक बार, क्लास में एंट्री करवा दे, बस इसके बाद की गारंटी हमारी। भाई कोई हमारी कलाकारी देखेगा ही नहीं तो क्या व्यर्थ करें। सब क्या हुआ, उस लपकों की वजह से, उनकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूट सुपर हिट हो गया। विद्यासागर में स्टूडेंट होते थे 20 और मेरे पास होते थे 100, और हम जबरदस्त चले उस एरिया में। एक छत्र नाम हो गया था मेरा। मनीष से बोला तू दादा मानेगा नहीं, अब हम दोनों तो दोस्त भी थे। मैं कहा यार अब क्या करें, पापी पेट का सवाल है। वो तो हमारे ही स्टूडेंट लपक लेता है। मैं कहा तू तो पढ़ा, तेरा इंस्टीट्यूट थोड़ी है, मस्त रहे। तो हम दोनों ऐसे ही करते रहते। फिर कॉमर्स के आए बुरे दिन, कॉमर्स के बुरे दिन आए साहब। बुरे दिन का मतलब, गांव में 11th और 12th में कॉमर्स संकाय बंद हो गया, कॉमर्स सब्जेक्ट ही बंद। कोई बच्चा 10th पास कर गया, साहब कॉमर्स लेना है, भाई अपने स्कूल में नहीं है, ये 4 बच्चों का क्या संकाय चलाएंगे। 11th 12th बंद। सीपीटी में, सीए में रजिस्ट्रेशन होते थे 10-10 हजार बच्चों के, वो 1500 बच्चे पे आ गए। अब जब सी इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, हमारे पास कहाँ आएंगे? तो हमारे पास जो बच्चे 100-150 होते थे ना, वो 10 पे आ गए। यार ये तो धंधा ही खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरे ससुर जी ने कहा भाई ये विद्यासागर के इनके नाम खूब है, आपके नाम है ही नहीं। तो मैंने कहा जी जमाना ऐसा ही आ गया, अंधों को दिखाने के लिए चाहिए अखबार, वो भी छोटा मोटे में तो दिखता ही नहीं अंधों को, पूरा पेज चाहिए फुल। सुनाने के लिए चाहिए रेडियो, क्योंकि बहरे हैं, ऐसे सुनते नहीं है, आंखों के अंधे हैं, इसलिए अखबार चाहिए। और वो मेरे पास है नहीं, क्योंकि एक अखबार में अगर मैंने छाप दिया ना फुल पेज, तो तीसरे पेज पे मैं छपा हुआ मिलूंगा।
कि टीए की बैठक है, उठावड़ा है, व्यक्ति तो अच्छे ही थे, पर फ्रंट पेज के चक्कर में तीसरे पेज में छप गए। 13 लाख रुपए लगते हैं एक कटिंग के, एक अखबार के, एक दिन के। 13 लाख रुपए लेता फ्रंट पेज के। और मैंने राजस्थान पत्रिका में और दैनिक भास्कर में छाप दिया, ये बेच तो फ्री। 26 लाख रुपए कहां से ले आए भाई? और कोई माँ बाप ने पोटली बांध के दी थी क्या नोटों की? कुछ नहीं साहब। तो सब क्या है, लोगों को समझ में आती है, पर जो दिखता है वही बिकता है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, लोग देख सकते हैं, पर देखते नहीं है। तो क्यों नहीं मैं अपनी रिपोर्ट में एक अलग से पैराग्राफ लिख के इसको हाईलाइट कर दूं, ताकि यूजर्स का अटेंशन क्या हो जाए, उसकी तरफ चला जाए। तो ऐसे मामले जो पहले से ही ऐसे मामले जो पहले से ही वित्तीय विवरण में क्या है, शामिल हैं, जो बैलेंस शीट पीएनएल में ऑलरेडी है, बैलेंस शीट पीएनएल में है, उन मामलों को अगर मैं अपनी रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं तो उसे अपन क्या कहते हैं, ईओम। उसे क्या कहते हैं अपन, ईओम। तो बताओ ईओम पैराग्राफ में कौन से मामले आते हैं? जो पहले से ही बैलेंस शीट पीएनएल में मौजूद हैं। बस आपको तो रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा हाईलाइट करना है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कई मामले ऐसे भी होते हैं जो मुझे लगते हैं कि यूजर्स का अटेंशन जाना चाहिए, यूजर्स का अटेंशन जाना चाहिए। कई मामले ऐसे भी आते हैं, लेकिन जो पहले से वित्तीय विवरण में क्या नहीं होते, शामिल नहीं होते, जो पहले से वित्तीय विवरण में शामिल नहीं होते। जैसे साहब मैं आपको बात बताऊं, मनीष सर के एक दोस्त है संदीप जी करके, बहुत बड़े आदमी है, मतलब 400-500 करोड़ के आसामी है। तो वो आए थे एक दिन मिलने के लिए, मुझे जानते नहीं थे, वो मनीष के दोस्त हैं। तो उन्होंने पूछा साहब ये, तो मनीष ने साहब जो मेरी तारीफ करनी शुरू करी, तो मैं कह इतनी खूबियां मुझे खुद को ही नहीं मालूम। मेरे को बोलते हैं साहब ये सीए नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर है, इसकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये बिजनेस करता है, ये प्रैक्टिस करता है, बहु प्रतिमा का धनी है। तो यार तू कमाल डिस्क्रिप्शन दे रहा है मेरी। ये मामले मनीष को मालूम, आपको नहीं मालूम, क्योंकि वो तो मेरे को जानता है, आप तो एज ए टीचर जानते हो, बस इतना ही तो है ना। तो कई मामले ऐसे होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं होते। जैसे आपकी कंपनी का डायरेक्टर, 4 कंपनियों में और डायरेक्टर है, बताओ बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में तो कुछ नहीं आएगा ना। आपकी कंपनी का डायरेक्टर कहीं और भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, बैलेंस शीट में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना। मैं चाहता हूं कि ये चीज भी आप लोगों के नॉलेज में आए। तो ऐसे मामले जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, ऐसे मामले जो पहले से वित्तीय विवरण में शामिल नहीं है, ऐसे मामले जो पहले से वित्तीय विवरण में शामिल नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो वो कहां पर आएंगे? ओम पैराग्राफ में, अदर मैटर पैराग्राफ में। दोनों चीजें समझ गए क्या? ईओम और ओम, दोनों चीजें क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो अब आपसे पूछते हैं, अगर समझ में आ रहा तो आप बताओ, क्या एक रिपोर्ट में दोनों पैराग्राफ हो सकते हैं? क्या ऑडिटर की रिपोर्ट में दोनों पैराग्राफ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मामला तो कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट में ये पैराग्राफ आए ही नहीं? बताओ। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट का कंटेंट तो है नहीं, रिपोर्ट के कंटेंट तो कितने हैं? 13, वो आएंगे। ये तो ऑडिटर के विवेक पे निर्भर है। अगर उसको लगा कि मुझे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना है तो रिपोर्ट में लिख देगा, और उसको लगा कि जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेगा। बोलो समझ में आ गया क्या? क्या बोल रहा हूं? हाँ, रिपोर्ट अगर ये डाल दिए तो रिपोर्ट अपने आप ही क्या हो गई। पर ओपिनियन क्या है? क्लीन ओपिनियन है। ओपिनियन क्लीन है, पर रिपोर्ट कैसी है? अब यही तो बेसिक डिफरेंस है, बच्चे समझ ही नहीं पाते।
बच्चे सोचते हैं साहब मॉडिफाइड रिपोर्ट मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन। अरे भाई ओपिनियन अलग चीज है, रिपोर्ट अलग चीज है। रिपोर्ट मॉडिफाइड कब होती है? दो कारणों से, या तो आपकी ओपिनियन चेंज हो रही हो या फिर आपका फॉर्मेट चेंज हो रहा हो। तो यहाँ फॉर्मेट चेंज कर दिया आपने। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? एक बात बताओ, अगर हम रिपोर्ट में कुछ एक्स्ट्रा पैराग्राफ डाल देते हैं ताकि यूजर्स का क्या जाए, अटेंशन जाए, समझ रहे हो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार सीए साहब ने देखो ये कुछ कही है बात, कुछ तो नहीं, ये कोई जरूरी थोड़ी गड़बड़ है। अगर किसी ने आपको कोई बात कह दी तो ये जरूरी है क्या कि कुछ गड़बड़ है? ये जरूरी नहीं है, पर लोग ऐसा समझते हैं। यार ये हाईलाइट क्यों करी इन्होंने, ये रिपोर्ट में पैराग्राफ क्यों डाला, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो मेरे साथ हो जाता है कई बार कि मैं दाढ़ी बनाने में थोड़ा सा आलसी आदमी हूं, मैं से रोज रोज नहीं बनती, और खेती इतनी तीव्र गति से आती है कि तीसरे दिन तो दाढ़ी आ जाती है और अब व्हाइट और आने लग गई। तो मेरी वाइफ कहती है बूढ़े लगते हो, डेली बना लिया करो। मैं कहा थोड़ा बहुत लगना भी जरूरी है, तेरे फायदे की बात है। जवान लगता ही रहूंगा तो तेरे को ही नुकसान होगा। तो फिर वो चुप हो जाती है, बोला ठीक है बूढ़े लगो लगो, भाई उम्र तो दिखेगी ना, छुपाने से क्या होगा। तो सब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैं 10-5 दिन से दाढ़ी नहीं बनाऊं, फिर एक दिन बना के आ जाऊं, तो लड़कियां तो छोड़ो, लड़के ही कमेंट करते हैं सर आज तो चमक रहे हो। ये लड़के लोग भी क्या दोस्ताना मूवी देखते रहते हैं, तो आज तो चमक रहे हो। करते नहीं करते, कमेंट करते हैं ना लोग। अरे भाई कोई आदमी अगर बन ठन के आ गया, अब हमारे मनीष सर है, सादा आदमी रहते हैं एकदम, ठीक है ना, शर्ट भी दबा लिया तो दबा लिया, नहीं दबाया तो ना सही, स्लीपर पहन के घूमते हैं। और अब तो फिर भी काल आने लग गए। पहले क्या लेके आते थे? बाइक। और कोई पूछता कि यार जुगल सर तो बनठन के रहते हैं, आप ऐसे रहते हो, तो मालूम क्या बोलता था? वो बढ़िया आदमी, पैसे वाला, मैं ब्राह्मण आदमी। बोला हमारे मेरे पास पैसे कहाँ है? अब बताओ, मनीष सर ऐसे बोलते थे, जबकि मनीष के जीजाजी आईएएस, एक जीजाजी सीए, खुद के पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब पूरी एजुकेटेड फैमिली हमारे घर में। तो पढ़ लिखी मैं गया हूं पूरे खानदान में ही, और इनके खानदान में कोई भी ना पढ़ा लिखा नहीं है। इसके दादा हाईकोर्ट के वकील थे सोचो, इसके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो खैर सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन जो ही हम कोई चीज दिखाते हैं तो लोग उसका गलत अर्थ निकालते हैं। तो गलत अर्थ नहीं निकाले, इसलिए ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में यहां पे एक बात लिखेगा कि दिस इज नॉट मॉडिफाइड ओपिनियन, यह संशोधित राय नहीं है, यह संशोधित राय नहीं है। दोनों में लिखेगा ये बात कि यह संशोधित राय नहीं है, ताकि पब्लिक को यह कंफ्यूजन तो क्लियर हो जाए कि साहब मैंने इस पे कोई राय नहीं दी है, मैंने तो पैराग्राफ में सिर्फ आपको डिस्क्लोज किया है ताकि आपका अटेंशन उधर चला जाए, बस। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे की बात पे चलते हैं। हाँ हाँ, ईओम पैराग्राफ में, ईओम में दिखाएंगे। पहले से बैलेंस शीट में है ना, स्टॉक नहीं दिखाओगे बैलेंस शीट में? पी एंड एल में आता है स्टॉक, बैलेंस शीट में आता है स्टॉक, बैलेंस शीट का पार्ट है, संपत्ति है भाई आपकी। ये तो आपने मनीष सर से पढ़ ही लिया होगा। स्टॉक को बताओ बैलेंस शीट में दिखाते नहीं दिखाते? तो बस, तो वो पहले से शामिल नहीं है क्या? बैलेंस शीट तो बना के दी है मैंने उनको, तो देख लेते खुद ही। फिर मैं क्यों एक्टिंग कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि लोग खुद देख नहीं पाते, लोगों का ध्यान नहीं जा पाता, लोगों का ध्यान ही नहीं जा पाता, वो देख ही नहीं पाते। इससे मैं अटेंशन क्या करना चाहता हूं? ड्रॉ करना चाहता हूं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? दिस इज नॉट मॉडिफाइड ओपिनियन, कि ये मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। अब दिखाएं इसको। चलो रिपोर्ट में बताओ कहां पर दिखाऊं? ईओम पैराग्राफ बताओ। पहले सबसे पहले क्या आएगा? टाइटल। फिर क्या आएगा? एड्रेसी। फिर क्या आएगा? ओपिनियन। आएगा नहीं आएगा? और फिर क्या आएगा? बेसिस फॉर ओपिनियन। इसको उसके तुरंत बाद में प्लेस इट
जस्ट आफ्टर, इसके बाद दिखाते हैं अपन। कुछ लोग ओपिनियन पैराग्राफ के बाद दिखाते हैं, तो कुछ बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद दिखाते हैं। एक ही बात है, या तो ओपिनियन के बाद दिखा दो या बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद दिखा दो। ये पैराग्राफ समझ में आ गया? कहां पर जोड़ोगे बीच में? ओपिनियन के बाद। बोलो क्लियर है क्या? कहां पर जोड़ोगे इसको? ओपिनियन के बाद। अच्छा, इसकी अलग से हेडिंग होगी क्या? अलग से हेडिंग होगी या नहीं होगी? क्या नाम से होगी हेडिंग? इयोम। इसकी एक अलग से हेडिंग दे देना, इयोम। फिर आपको जो भी डिस्क्लोज करना है उसमें डिस्क्लोज कर दो। बोलो ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बताओ यहां पे पूरी डिटेल डिस्क्लोज करूं क्या? इस पैराग्राफ में पूरी डिटेल डिस्क्लोज करूं? नहीं, क्योंकि डिटेल तो ऑलरेडी है। कहां पर है? वित्तीय विवरण में। तो आपको इसमें केवल क्या देना है? ओनली रेफरेंस। आपको इसमें केवल रेफरेंस देना है कि बैलेंस शीट का ये शेड्यूल देख लें। सर क्या देखें? आपकी इच्छा हो जो देखो। मेरा इंटेंशन था आपका अटेंशन ड्रॉ करना, बस मेरा इंटेंशन इतना ऐसा ही था। अच्छा आप बताओ, हमने कई बार आपको ये बात कही है, अब तो हमने यूट्यूब पे भी ये वीडियो डाल दिया कि भाई थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाना, पिछले पेपर के भरोसे मत रहना कि सर इतने आसान आसान से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि इस बार एग्जाम कौन ले रहा है? अध्ययन बोर्ड। ये जो मैं बोल रहा हूं, क्या मेरा इंटेंशन आपको डराना है? तो मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब? मैं चाहता हूं कि आपका अटेंशन इस तरफ जाए और आप छोटी मोटी चीजों में उलझ के अपना समय खराब ना करें। हम ये चाहते हैं, तो चाहते हैं। मैं कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि साहब अध्ययन बोर्ड ले रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? पोस्ट तो जितनी उतनी भरी जाएंगी, चाहे कोई ले लो एग्जाम। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है, पर मैंने आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहा है, और ये चाहा है कि भाई आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब दें या नहीं दें वो आपकी इच्छा है। तो मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा। जब ऑलरेडी चीजें कहां पर हैं? बैलेंस शीट में। तो मैं रेफरेंस दे दूंगा कि कृपया करके बैलेंस शीट में इतने नंबर के शेड्यूल पे स्टॉक देखें। बस क्या देखना है, क्या समझना है, आप जानो। बोलो समझ में आ गया? ओम पैराग्राफ पूरा कंप्लीट मानू। अब आते हैं ओम। ओम पैराग्राफ में कौन से मामले आएंगे? जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है, जो पहले से P&L में नहीं है। यहां पर भी मैं कहूंगा कि ये मेरी कोई संशोधित राय नहीं है, कहीं आप इसको ही समझ लो कि गड़बड़ बोल गई। अगर मेरे को कोई भी राय देनी होगी तो कौन से पैराग्राफ में दूंगा? राय पैराग्राफ में दूंगा, इनमें नहीं दूंगा। इनमें कोई राय नहीं होती है, ये तो सिर्फ डिस्क्लोजर है। अब बताओ इसको कहां पर दिखाऊं? रिपोर्ट में कहां पर दिखाऊं? ईओम के बाद दिखा दूं? प्लेस इट जस्ट आफ्टर ईओम पैराग्राफ। किसके बाद दिखाऊंगा मैं? ईओम के बाद। सर अगर ईओम हो ही नहीं तो डायरेक्ट ओम हो तो ओपिनियन के बाद। और इसकी हेडिंग क्या होगी? बताओ इस पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी? ओम पैराग्राफ। और आप बताओ इसमें रेफरेंस देंगे या डिटेल बताएंगे? यहां तो डिटेल बताना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट P&L में पहले से है ही नहीं। तो एक्सप्लेन इन डिटेल, एक्सप्लेन इन डिटेल, विस्तृत में जरा जिक्र करेंगे आप। ये आपका ऐसे 706 पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। बोलो समझ में आ गया? तो मैंने आपको ऐसे 700 पूरा करा दिया, 705 करा दिया और 706 करा दिया। एक बार नोट्स पे आते हैं। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था ऐसे 700 से 799 की सीरीज। टोटल इसमें 6 ऐसे हैं। ऐसे 700 क्लीन रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें क्लीन ओपिनियन भी आती है। ऐसे 701 की ऑडिट मैटर है। 705 क्वालिफाइड मॉडिफाइड रिपोर्ट है। 706 ईओम ओम है। 710 और 720, 710 कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और 720 में अदर इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले पढ़ रहे थे हम 700। ये क्या बारे में है? क्लीन रिपोर्ट। बताओ ऑडिटर क्लीन रिपोर्ट कब देता है? जब दो आधार हो, जब वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से मुक्त हो और जब अंकेक्षक पर्याप्त और उचित साक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहे। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण का, मिथ्या वर्णन का, पर्याप्त का और उचित का मैंने अर्थ बता दिया था आपको। खूब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं अपन इसको। शब्दों का यूज क्या होगा क्लीन रिपोर्ट में?
ट्रू एंड फेयर, पर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया कि आप ट्रू एंड फेयर नहीं बोल के ये बोलना चाहो कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स, तो भी चलेगा। ऐसे 700 के अनुसार रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले तत्व कितने बताए थे? 13, जो हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, 13 पॉइंट्स। फिर मैंने SS 705 स्टार्ट कराया, उसके लिए मैंने आपको बताया कि ऑडिटर की राय में मॉडिफिकेशन। SS 705 में मॉडिफाइड रिपोर्ट दो टाइप की हो सकती है, जो राय को प्रभावित करे, जो राय को प्रभावित नहीं करे। राय को प्रभावित करेंगे तो राय चेंज हो जाएगी, और राय हो जाएगी या तो क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और राय प्रभावित नहीं होती तो दो पैराग्राफ, इओम और ओम। अगर आपकी मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है तो उसमें शब्दों का प्रयोग क्या होगा? मर्यादित राय दे रहे हो तो सत्यामुचित डेक्स को छोड़कर, विपरीत राय दे रहे हो तो सत्यामुचित नहीं, राय की मनाही, राय का अस्वीकरण या राय का खंडन दे रहे हो तो क्या कहोगे कि मैं राय व्यक्त करने में क्या हूं? असमर्थ हूं। संशोधित राय कब दी जाती है? वही दो आधार, जब वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण क्या हो? मिथ्या वर्णन हो, और जब अंकेक्षक को पर्याप्त और उचित साक्ष्य नहीं मिले। कब कौन सी राय देंगे, इसके लिए एक टेबल बताई थी, ये टेबल मैंने खुद ने यहां भरवा दी थी। व्यापक का अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया था, ये व्यापक का अर्थ रहा। धारा 143 की धारा 4 में बताया था मैंने आपको कि अगर ऑडिटर अपनी ओपिनियन को मॉडिफाइड करता है तो उसे कारण भी बताने पड़ेंगे। व्यापक का अर्थ भी बता दिया था आपको। इसके बाद में आज अभी जो पढ़ाया SS 706, क्या नाम है देखो इसका? इओम ओम। मामले का महत्व, अन्य मामले। मामले का महत्व पैराग्राफ में ऐसे मामले जो पहले से वित्तीय विवरण में शामिल हैं, और ऐसे मामले जो पहले से शामिल नहीं है। इसे कब दिखाते हैं? राय के तुरंत बाद। आप गूगल सर्च करोगे, कुछ लोग प्रैक्टिकली राय के बाद बेसिस फॉर ओपिनियन देते हैं और उसके बाद क्या दिखाते हैं? इओम, तो वो भी चलेगा। और इसको कब दिखाते हैं? इओम के बाद। इसका शीर्षक इओम, इसका शीर्षक ओम। इसमें केवल रेफरेंस देना है, इसमें कंप्लीट डिटेल देनी है। दोनों में एक बात लिखनी है कि ये मर्यादित राय नहीं है, और इन दोनों का उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करना। अब वो आपका ध्यान आकर्षित हो या नहीं हो वो आपकी इच्छा है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ऐसे की तरफ, की ऑडिट मैटर, जो बिल्कुल लेटेस्ट और नया ऐसे लॉन्च किया है इंस्टीट्यूट ने। SS 701 की ऑडिट मैटर, मुख्य अंकेक्षण मामले, मुख्य अंकेक्षण मामले की ऑडिट मैटर। और बच्चों ये स्टार्ट हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 से ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से पहले की ऑडिट मैटर नाम की कोई चिड़िया थी ही नहीं। और इसका सबसे पहले आप अर्थ समझो कि ये की ऑडिट मैटर होता क्या है, मुख्य अंकेक्षण मामले होते क्या हैं, पहले ये समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहली बात, जो अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय में महत्वपूर्ण है, जो अंकेक्षक के प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है? महत्वपूर्ण है। अब बताओ की ऑडिट मैटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूजर्स के लिए कि ऑडिटर के लिए? ऑडिटर के लिए। ऑडिटर जिसे महत्वपूर्ण मानता है कि यार ये मामले तो बहुत काम के हैं, ये बहुत मटेरियल है, और ये मैं यूजर्स को बता दूं, पर इसमें इंटेंशन मेरा आपका अटेंशन ड्रॉ करना नहीं है। इसमें इंटेंशन है कम्युनिकेशन करना, कि आपको दो बातें और बता दी जाए। समझे कि नहीं समझे? समझ लो। देखो हमारे यहाँ जो जूनियर अकाउंटेंट में मेधावी छात्र जिनके बारे में हम श्योर थे कि इसका सिलेक्शन होगा, उनका नहीं हुआ। और ऐसे छात्र जिनका कहीं नाम ही नहीं सुना था, क्लास में चुपचाप आए और चले गए, उनके सिलेक्शन हो गए।
जब हमने इस पर अध्ययन किया तो मालूम चला कि साहब हम उनको मेधावी क्यों समझते थे, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट थे। तो एक टीचर तो ये सोचेगा ना भाई इसको ऑडिट में कुछ भी पूछ लो सब आता है, लेकिन रिजल्ट तो ओवरऑल आएगा ना, तो आपको दोनों पेपर तैयार करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? अब मुझे ये लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मेरा इंटेंशन आपका अटेंशन ड्रॉ करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी तरफ से फर्स्ट पेपर आप तैयार करो या नहीं करो, मेरे क्या फर्क पड़ना है। ना हम इतना कोई विज्ञापन करते हैं फर्स्ट पेपर पे, हम खुद ही ज्यादा जोर नहीं देते। ठीक है, कोई लेना चाहे ले लो, नहीं लेना चाहे ना सही। समझ लो आप? तो मेरा इंटेंशन आपका अटेंशन ड्रॉ करना नहीं है, लेकिन ये बात मुझे लगी तो मेरा फर्ज बना कि यार आपको भी कम्युनिकेट कर दूं, नहीं तो लोग कहेंगे सर आपने छुपा ली। छुपाई नहीं, मेरे से किसी ने पूछा नहीं तो मैं बताऊं क्यों। तो अब तक जो प्रॉब्लम थी 1 अप्रैल 2017 से पहले, यही प्रॉब्लम थी कि लोग हमको टारगेट कर रहे थे कि सीए साहब आपने ऑडिट करी पर 2 शब्द गए खाली, क्या? ट्रू एंड फेयर। अरे आपको ऑडिट में कोई मैन बातें नहीं दिखी क्या? कोई ऐसी मैन चीजें बता दो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मैन बातें बता दो। तो क्यों बता दें साहब, हमें तो बोलना ही क्या था, ट्रू एंड फेयर। पर अब इस ऐसे ने हमें आजादी दे दी। इन्होंने कहा भाई अगर ऑडिटर को लग रहा है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, तो वो अपनी रिपोर्ट में कम्युनिकेट कर सकता है। क्या हम ये बातें पहले कम्युनिकेट नहीं करते थे? बताओ, इस ऐसे से पहले हम किसी को बताते नहीं थे क्या, या बताते थे? बताओ, हम बताते थे या नहीं बताते थे? बताते थे। किसको? किसको बताते थे? रिपोर्ट में? नहीं, रिपोर्ट में तो लिखने का फॉर्मूला फिक्स था, ट्रू एंड फेयर। रिपोर्ट में नहीं लिखते थे हम, लेकिन जिन्होंने हमको नियुक्त किया था, जो इंचार्ज थे, उनको तो बताया करते थे कि देखो आपके यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, ठीक कर लेना। बताओ, बताते थे नहीं बताते थे? उन लोगों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं TCWG। क्या कहते हैं? TCWG की फुल फॉर्म है दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, शासन के भार साधक, शासन के भार साधक या शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। शासन के भार साधक या शासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, समझे आप? जो संस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी है। आप कह सकते हो लाइक मैनेजमेंट। भाई संस्था को चलाने के लिए उत्तरदायी कौन है? शेयर होल्डर नहीं, मैनेजमेंट। और अगर मैनेजमेंट से भी ऊपर की बात करें तो ऑडिट कमेटी। तो कई जगह तो क्या होता है, मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी सब एक ही पर्सन होते हैं, तो वही कौन हो गए? TCWG। अब हम TCWG किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संस्था के नीतिगत निर्णय के लिए उत्तरदायी है, जो संस्था के नीतिगत निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है, निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी हैं। नीतिगत निर्णय लेने के लिए क्या है? उत्तरदायी। समझ में आ रहा है? अब जैसे हमारे यहाँ पे हिमांशु, विनोद जी, ये सब क्या है? मैनेजमेंट संभालते हैं, तो ये कौन हो गए? मैनेजमेंट। लेकिन अब आपकी 3 दिन की छुट्टी करनी थी कि 2 दिन की, तो ये भी क्या करें भाई, मनीष सर से पूछ के बताएंगे। तो मनीष सर नीतिगत निर्णय ले रहे हैं, तो वो कौन हो गए? TCWG। और कई जगह दोनों क्या होते हैं? सेम पर्सन भी होते हैं। तो अब मैं इसको मुख्य अंकेक्षण मामले से क्यों जोड़ रहा हूं? कि ऐसे मामले जो अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय में क्या है? महत्वपूर्ण है, तथा जिसे TCWG को संप्रेषित किया जाता था, संप्रेषित किया जाता था। यानी कि मामले पहले भी बताए जाते थे, पर ये मामले पहले किसको बताते थे हम?
TCWG को रिपोर्ट में नहीं बताते थे। रिपोर्ट तो किसके पास जाएगी, दुनिया में कोई भी हो किसी के पास ही जा सकती है, चाहे वो इंटरनल यूजर और चाहे एक्सटर्नल। आप बैंक में लोन लेने गए, रिपोर्ट तो वहां भी दे दिया आपने, तो रिपोर्ट में नहीं बताते थे हम, TCWG को बताते थे। एवं जो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता की समझ के लिए फंडामेंटल है, कि हो सकता है आपकी उससे समझ ही बदल जाए, उससे आपकी सोच ही बदल जाए। जो समझ के लिए क्या है, फंडामेंटल है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? इसको कहते हैं अपन की ऑडिट मैटर। अब क्या रही बात समझ में? अब आप बताओ ईओम में और की ऑडिट मैटर में क्या फर्क है? ईओम में और की ऑडिट मैटर में फर्क क्या है? क्या फर्क नजर आ रहा है आपको इन दोनों में? एक्चुअली फर्क सिर्फ उद्देश्य क्या है। वहां उद्देश्य क्या था, यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना, लेकिन यहां उद्देश्य अटेंशन ड्रॉ करना नहीं है। तो सर यहां पर उद्देश्य क्या है? तो अब मैं आपको दूसरी यही बात बताने जा रहा हूं कि SS701 का उद्देश्य क्या है। बताओ उद्देश्य क्या है, बता सकते हैं आप? टू एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है? संप्रेषण को बढ़ावा देना, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना। बताओ समझे कि नहीं समझे? अच्छा ये बताओ, ये बच्ची बताएगी, आपने कहा था एक दिन, मुझे याद है कि आपके और आपके हस्बैंड में कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मूल जड़ क्या रहती है झगड़ों की? कभी गौर किया? सास रहती होगी या ननद रहती होगी या देवर रहता होगा। ये नहीं रहते साहब, बर्तन कौन धोएगा? देखो क्या है, किसी भी रिश्तों में, आप तो हस्बैंड वाइफ हो, दोस्तों में भी दरारें आ जाती हैं। किसी भी रिश्ते में प्रॉब्लम कहां जनरेट होती है वो मैं बताता हूं, जहां कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है। आज देखो, मैं मनीष सर और हम दोनों कब से दोस्त हैं, कोई 25 साल हो गए, 25 साल से हम दोस्त हैं। आपकी उम्र नहीं हुई इतनी तो हम दोस्ती है हमारी। कितने ऑफर आ गए मनीष के पास, कितने ऑफर आ गए मेरे पास। ऐसे ऐसे ऑफर भी आए हुए हैं जितना हम कमा नहीं सकते, कि आप तो हमारे साथ आ जाओ, छोड़ो उनको। मैंने कहा पैसा तो वैसे ही कमा लेंगे, दोस्ती कहां से लाएंगे? एक्चुअल में हमारे बीच में लड़ाई क्यों नहीं हुई? अब देखो पैसा बड़ी गड़बड़ चीज है, लड़ाई करवा देता है। हम दोनों में आज तक लड़ाई क्यों नहीं हुई? और हुई नहीं है, वाकई में फैक्ट है, कभी नहीं हुई हमारे में। पैसों के मामले में नहीं हुई। मालूम है क्यों नहीं हुई? क्योंकि मनीष के साथ जो आदमी जुड़ा हो ना वो बढ़िया है। इसने अगर मेरे से 100 रुपये भी उधार ले लिए ना, शाम को वापस ले लेता हूं मैं। मनीष से कहा यार जेब में पैसे नहीं, जुगल 500 रुपये देना, ले ले। तुरंत डायरी में लिख लेता हूँ 500 दिए। 2 दिन तक तो कुछ नहीं बोलता इसको, नहीं देता। मैंने कहा भूल गया क्या, 500 रुपये दे। बोले तुम दिए थे क्या? मैंने कहा पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, देख लिख रखे हैं देख, तब याद आएगा। हाँ, हमारा हिसाब किताब एकदम क्लियर रखते हैं। तो जब कम्युनिकेशन गैप ही नहीं है तो झगड़े क्यों होंगे, लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? अक्सर हमारी रिपोर्ट को टारगेट किया जा रहा था कि आप कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे। तो ये इसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य बताओ? संप्रेषण मूल्यों को बढ़ावा देना, संप्रेषण मूल्यों को बढ़ावा देना, ये मेरा इसका मेन ऑब्जेक्ट है। बोलो समझ में आ गया क्या? हमारा टारगेट क्या है कि ताकि कम्युनिकेशन बढ़े। अच्छा बताओ, मैं एक्स्ट्रा चीजें अगर इसमें लिखता हूं, अगर मैं एक्स्ट्रा चीजें रिपोर्ट में बताता हूं की ऑडिट मैटर के थ्रू, तो क्या ये मॉडिफाइड रिपोर्ट है? नहीं, क्योंकि ये मॉडिफाइड तब होती जब ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ नहीं होता।
अभी तो ऐसे 701 आने के बाद सारे ऐसे संशोधित हो गए, और संशोधित होके 13 पॉइंट कर दिए इन्होंने। 13 में से एक पॉइंट कौन सा था? की ऑडिट मैटर। ये समझ में आ गया क्या? क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैं कोई चीजें एक्स्ट्रा दिखाता हूं तो मालूम है लोग क्या कहेंगे, यार अब की हुई है बात, अब की आई है रिपोर्ट में मजा, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसका मतलब हमारा उद्देश्य क्या था? पारदर्शिता लाना, टू प्रोवाइड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। क्या लाना? पारदर्शिता लाना, कि लोग हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएं, आरोप नहीं लगाएं कि साहब चीजें छुपा ली। अरे मैं क्यों छुपाऊंगा चीजें? मेरे पास तो जो भी चीज थी मैंने रिपोर्ट कर दी। पहले इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि रिपोर्ट का फॉर्मेट ही नहीं था। पहले भी बताता तो था ही, पब्लिक को नहीं बताता था। जो मेरे को अपॉइंट करते थे मैं उनको बताता था, तो उनको तो मेरी वैल्यू समझ में आ रही थी, पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी। तो पब्लिक के सामने लो साहब। आप बोले यहां तक समझ में आ रहा है? तीसरी चीज, अगर मैं आपको किसी चीज के बारे में थोड़ा खुल के बता देता हूं तो इससे फायदा आपको है कि मेरे को है? आपको ही है। आपकी समझ बढ़ेगी कि कम होगी? तो वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता की समझ को बढ़ाने के लिए, वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता की समझ को बढ़ाने के लिए, जैसा में वित्तीय विवरण के जो उपयोगकर्ता हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है इसका। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? इसका बताओ मिसयूज कैसे हो सकता है? ऑडिटर इसका मिसयूज कैसे कर सकता है? क्योंकि कोई भी चीज आती है ना उसका दुरुपयोग पहले होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये मेरे मित्र हैं, ये फ्रॉड आदमी है, 420 है, व्यापार में बड़े घोटाले कर रखे हैं। इन्होंने मुझे अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। अब मित्र को अपॉइंट नहीं कर सकते, ऐसी तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन है नहीं, ये तो आपने पढ़ी ली। इन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया। मैंने कहा यार तू तो 420 आदमी, तुम तो गड़बड़ कर रखी है, मैं रिपोर्ट को क्या करूंगा? मॉडिफाइड करूंगा। मैं लिखूंगा कि नॉट ट्रू एंड फेयर, सब गड़बड़ है। तो इसने मुझे क्या कहा? बस दिखा दी दोस्ती। अब थोड़ी इमोशनल बातें शुरू हुई, तो मैंने इसको समझाया यार ऐसे 705 है जो ऐच्छिक नहीं अनिवार्य है, और मेरे ऊपर क्या है? लागू है। मेरी मनमर्जी नहीं है, जो मेरे मन में आई जो रिपोर्ट दे दूंगा। जो तथ्य मुझे कह रहे हैं मैं तो वही बताना चाह रहा हूं। और अगर मैंने तेरे को क्लीन ओपिनियन दे दी, कल को किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया तेरी फर्म में, वो मेरी गर्दन पकड़ेगा, मेरे को कोर्ट में घसीटेगा, मतलब मैं तो मारा जाऊंगा। तो ये चूंकि मेरा दोस्त है तो इसने कहा यार कोई ऐसा रास्ता निकाल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, कि तू भी बच जाए और मैं भी बच जाऊं, कोई ऐसा रास्ता निकाल। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या आएगा? की ऑडिट मैटर। किसकी ओपिनियन में तो क्या कह दूं? ट्रू एंड फेयर। और जितने भी गड़बड़ को उठा लेते सारे उठा के कहां दिखा दूं? की ऑडिट मैटर में। क्या ये ऐसे इसलिए आया है? बताओ, क्या इसका इंटेंशन ये है या नहीं है? बताओ, इसका इंटेंशन ये नहीं था ना। लेकिन लोग इसका बताओ दुरुपयोग करेंगे नहीं करेंगे? इसलिए इन्होंने कहा कि की ऑडिट मैटर निम्न का प्रतिस्थापन नहीं है। निम्न का प्रतिस्थापन नहीं है। इस लैंग्वेज का मतलब समझ गए क्या? कि साहब ये अपनी जगह है और की ऑडिट मैटर अपनी जगह है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। बताओ समझे कि नहीं समझे? अब जैसे मैं कल की बात बताता हूं साहब। कल धुलंडी थी, हम पहुंच गए अपने ससुराल, ठीक है। हालांकि होली खेलने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन त्योहार था, चले गए। वहां साहब पहुंचे तो मेरी सास ने खूब खातिरदारी कर दी। वो क्या बोलते हैं उसको, गुंजिया, बड़े गुंजिया, मालपुए और पता नहीं क्या क्या बनाए थे। अब मेरा तो कॉन्सेप्ट अलग है, मुफ्त के चंदन किस मेरे नंदन। और मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके तो थोड़े क्यों। खींचा जनार्दन, एकदम गले तक भर के आ गया।
जैसे ऊँट होता है ना, 4-5 दिन का एक साथ ही लिया था माल, अब पता नहीं कब जाएंगे ससुराल, खींच लाओ मीटर, भर लाया, भर के आया और घर पे पहुंचा, इतने में मम्मी ने पकवान बना रखे। मम्मी ने कहा बेटा तेरे लिए बनाया हूँ। मैंने कहा मम्मी मैं तो पैक हो गया मामला। बोले कहाँ? मैंने कहा मैं ससुराल गया था, अभी पैक हो गया हूँ। नहीं नहीं देख, तेरी सास का प्रेम तेरे साथ अलग है, मेरा प्रेम अलग है। अरे मैंने कहा पेट तो मेरा एक ही है। तो मम्मी ने कहा देख उसको इससे रिप्लेस मत कर, समझ रहे हो ना? तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, वो अपनी जगह और ये अपनी जगह। बताओ किस चीज का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता? ये 4 चीजें ध्यान रखना। पहला, किसका नहीं हो सकता? मर्यादित या क्या बोल दो, संशोधित राय। जहां आपको अपनी ओपिनियन क्या करनी है, मॉडिफाइड करनी है, वहां मॉडिफाइड ही की जाएगी। आप ये सोचो कि गड़बड़ को उठा की ऑडिट मीटर में दिखा दूं और ओपिनियन क्या दे दूं, क्लीन, नहीं चलेगा। वो अलग बात है, ये अलग बात है। एक बात समझ गए? दूसरा, किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है? गोइंग कंसर्न का। अगर आपको लग रहा है कि संस्था डूबेगी तो वो की ऑडिट मैटर में नहीं दिखाना, उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट का एक लक्ष्य क्या है, पैराग्राफ है गोइंग कंसर्न, उसको वहीं दिखाना है। समझ में आ रहा है? किसका नहीं है? वित्तीय विवरण के प्रकटीकरण का, वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण का, वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण का। इसका मतलब समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन प्रोविजन, डेप्रिसिएशन है प्रोविजन। बताओ डेप्रिसिएशन लगाना ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? अनिवार्य है, आपकी इच्छा हो या नहीं हो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। अरे कोई भी चीज लिया उसकी वैल्यू तो डाउन होगी ही, जिसमें गिरावट आती है उसकी वैल्यू तो कम होगी। आपने क्या किया, बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया और वो बात कहां दिखा दी कि ऑडिट मैटर में नहीं चलेगा। भैया जो चीज बैलेंस शीट में आनी है वो बैलेंस शीट में ही आएगी और जो चीज पी&एल में आनी है वो पी&एल में ही आएगी। बोलो समझे कि नहीं समझे? और एक आखिरी, कोई अलग से पृथक राय अगर देनी हो तो वो राय के पैराग्राफ में जाएगी। की ऑडिट मैटर में कोई राय नहीं होती है, हम किसी तरह की कोई राय नहीं दे रहे हैं कि ऑडिट मैटर पे, सिर्फ मामले को क्या कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं। राय तो कहां दी जाएगी? राय के पैराग्राफ में दी जाएगी। ये इन 4 चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बोलो समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अच्छा, किसी भी मैटर को की मैटर कब तक कहेंगे? जब तक वो शॉर्ट में हो। अगर आपने की ऑडिटेड मैटर में भर भर के लपका दिया, खूब भर भर के लपका दिया कि साहब ये इतनी मामले महत्वपूर्ण है, तो लोग उसको भी ध्यान नहीं देंगे। इसे की ऑडिट मैटर हमेशा क्या होना चाहिए? शॉर्ट में होना चाहिए और कम मामले होने चाहिए। समझ में आ रही है? कुछ चीजें और हैं जो अपन कल पढ़ेंगे। यहां तक का पढ़ के आना आप। ऐसे 701 परिभाषा, टीसीडब्ल्यूजी का अर्थ नोट करके जो बात है मैं कल समझाऊंगा। ठीक है? और भी कुछ बातें बतानी है मेरे को की ऑडिट मैटर में, कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बताऊंगा। क्लियर है? तो कल अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नया चैप्टर आपका कल शुरू कर देंगे, ऑडिट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो अब आप दूसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर लो। सेकंड टेस्ट आपका कौन सा होएगा अभी? कंपनी ऑडिट का, जो आपका एक पोर्शन हो चुका था। कहां से कहां तक? धारा 139। सेकंड टेस्ट में आपका आएगा धारा 143, 146, 147, 148, वाद विवाद एवं निर्णय, वाद विवाद एवं निर्णय। ये दूसरे टेस्ट का शेड्यूल है। ये तीसरे टेस्ट का शेड्यूल है गवर्नमेंट कंपनी, और ये चौथे टेस्ट का शेड्यूल है ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? तो ये सब तैयारी करते रहना, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आपको, फटाफट फटाफट ये टेस्ट लेंगे। चलिए अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करते हैं।